राम प्रकाश सक्सेना का परिवार इन दिनों रोजाना कलह से जूझता है। परिवार में रोजाना इतनी लड़ाई होती है कि पड़ोसियों का आकर बीच बचाव करना पड़ता है। इतना ही नहीं, राम प्रकाश के बेटे बेटियां मुकदमेबाजी की तैयारियों में भी लग गए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा? दरअसल राम प्रकाश कारोबारी थे और हाल में ही वे गुजर गए। उम्र करीब 70 साल थी। कारोबार से खूब संपत्तियां इकट्ठा की। वे इस संपत्ति का बंटवारा किए बगैर चल रहे। अब बच्चों में से लेकर जबरदस्त लड़ाई झगड़ा चालू। परिवार इस कलह के लिए गाहे बगाहे राम प्रकाश को भी कोसता है। काश वे वसीयत बनाकर गए होते तो परिवार में इस तरह की फूट न पड़ती। राम प्रकाश के परिवार जैसे हालात भारत के तमाम परिवारों में पैदा होते हैं। वजह बड़ी होती है और वही होती है कि घर का मुखिया बिना वसीयत बनाए गुजर जाता है और फिर परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई दफा तो लोगों की उम्र मुकदमेबाजी में ही कट जाती है। खैर, इस बात से ये सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि वसीयत बनाना कितना जरूरी है। और बिज़ मनी के इस एपिसोड में हम आपको इसी से जुड़ी जरूरी बात बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिज़ मनी। यहाँ पहला सवाल पैदा होता है कि आखिर वसीयत होती क्या है। तो दरअसल वसीयत एक कानूनी दस्तावेज होता है। इससे पता चलता है कि वसीयत लिखने वाली की मौत के बाद उसकी संपत्तियां किनमें और किस हिसाब से बांटी जाएंगी। अगर परिवार में कोई नाबालिग बच्चा है तो उसके लिए क्या इंतजाम होंगे, ये सभी ब्यौरे आमतौर पर वसीयत में दर्ज कराए जाते हैं। वसीयत लिखे जाने से बाद में परिवार में झगड़ों की गुंजाइश कम हो जाती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर किसी ने वसीयत नहीं लिखी है तो क्या होगा। अगर कोई शख्स बिना वसीयत लिखे गुजर जाता है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकारी कानूनों के तहत होगा। अगर शख्स ईसाई, यहूदी या पारसी है तो भारतीय उत्तराधिकारी कानून के तहत संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर शख्स हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध हो तो हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 के तहत संपत्ति का बंटवारा होगा। इसी तरह अगर वो मुस्लिम हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उसकी संपत्ति का बंटवारा होगा। अब सवाल है, जब उत्तराधिकारी के कानून है तो फिर वसीयत करने की जरूरत क्या है? दरअसल कई दफा घरों में संपत्तियों और परिवार के ढांचे काफी जटिल होते हैं और वसीयत के जरिए इनके बंटवारे को स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जा सकता, तो मामले फंस जाते हैं और अक्सर कोर्ट में जाकर ही इनका निपटारा होता है। दूसरी बात, मान लीजिए कि आप अपना कुछ पैसा दान देना चाहते हैं या संपत्ति का कोई हिस्सा किसी ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है या आपको लगता है कि परिवार में एक राय नहीं है, तो ऐसे असाधारण हालातों में संपत्ति का बंटवारा वसीयत के जरिए जीवित रहते ही कर देना चाहिए। अब बात ये आई कि कैसे लिखे वसीयत। सबसे सही तो ये होगा कि आप किसी वकील की राय इसमें ले लें। इससे किसी चूक या गड़बड़ी की गुंजाइश कम रहेगी। जरूरी ये भी है कि आप अपनी तमाम संपत्तियों, जिनमें चल और अचल दोनों शामिल है, उनकी एक लिस्ट बना लें। इसके बाद परिवार में किसे कितना हिस्सा देना है इसका ब्यौरा दें। वसीयत का एक अहम हिस्सा है दो गवाहों की गवाही होना। ये दोनों गवाह ऐसे होने चाहिए जिन्हें आपकी वसीयत से कोई फायदा न हो। मसलन दो न्यूट्रल लोगों को आप गवाह बना सकते हैं। वैसे तो वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसे रजिस्टर करा लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक दफा जो वसीयत लिख दी वही फाइनल होगी। आप नई वसीयत भी लिख सकते हैं और जो सबसे आखिरी वसीयत होगी वही कानूनी तौर पर वैध होगी। यहाँ एक और बात बता दें कि आजकल पैसों से जुड़ी चीजों में नॉमिनी लिखवाना जरूरी हो गया है। ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने नॉमिनी तो लिखवा ही दिया है, अब वसीयत का क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए कि नॉमिनी आपका उत्तराधिकारी नहीं होता। बैंक जमा और दूसरे इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी बनाया गया शख्स उस संपत्ति का अपने आप मालिक नहीं हो जाता। वो केवल संपत्ति का ट्रस्टी या केयरटेकर भर होता है। इसलिए किसी भी कंफ्यूजन से बचने का सबसे यही सही तरीका है कि आप अपने वसीयत लिखें और उसमें तमाम संपत्तियों और उनके भविष्य के मालिकों के ब्यौरे पुख्ता तौर पर दर्ज करें। तो बिज़ मनी के एपिसोड में हमने आपको वसीयत से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी। अगले एपिसोड में पैसों से जुड़ी कोई और जरूरी बात लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तार।